नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था संस्कृत व्याकरण में धातु रूप। ठीक है दोस्तों, धातु रूप में मैंने आपको बताया था वर्तमान काल लट लकार, जिसमें वर्तमान काल में जो आपको जो चल रहा है वो मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा क्या, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है दोस्तों, कौन सा वर्ण कहां से निकलता है। ठीक है, अब जैसे जितना भी वर्ण हिंदी में या संस्कृत में हम कहते हैं, जितने भी वर्ण आते हैं उन सभी वर्णों के उच्चारण स्थान कहां से निकलते हैं। कहीं का कंठ होता है, कोई मूर्धा होता है, कहीं का तालु होता है, ओष्ठ होता है। तो ये सभी हम आपको आज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि वर्णों का उच्चारण स्थान। सबसे पहला जो वर्ण का उच्चारण स्थान है कौन में हम लेते हैं, जिसको संस्कृत में कहा जाता है अकुह विसर्जनीय नाम। अकुह विसर्जनीय नाम। ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम, यह संस्कृत में एक इसका फॉर्मूला है। क्या है दोस्तों, अकुह विसर्जनीय नाम। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इस अकुह विसर्जनीय नाम में कौन कौन सा वर्ण आता है जो कहां से निकलता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। क्या होता है, कंठ। अर्थात इस कंठ से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, इस कंठ से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, इसमें सबसे पहला हमारा दिया हुआ अ। सबसे पहला वर्ण कौन सा दिया हमारा, अ दिया हुआ। अर्थात इसमें आएगा अ और आ। ठीक है, अ और आ। उसके बाद हमारा कुहू, कु में ऊ हटा देंगे, बच क्या जाता है क। क्या हो जाता है, क वर्ग। अब क वर्ग, क का सिर्फ क नहीं लेंगे हम, क का पूरा क से लेकर अंग तक लेंगे, क वर्ग। ठीक है दोस्तों, क वर्ग लेते हैं हम। उसके बाद है अकुह विसर्जनीय नाम। अब क्या है, विसर्जनीय नाम। ठीक है, इसका मतलब विसर्ग। विसर्ग आप समझते हैं, समझते ही होइएगा, जिसको कहा जाता है विसर्ग। ठीक है दोस्तों, इस सभी का उच्चारण स्थान कहाँ है, उच्चारण स्थान है आपका, उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ। ठीक है दोस्तों, कंठ है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे कंठ भी कहते हैं, इसे कंठ भी कहते हैं संस्कृत के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आपका पहला नंबर क का, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब ख में देखते हैं क्या आता है। ख में क्या आता है, ख में कहता है इचु यसानाम तालु। इचु यसानाम तालु। इचु यसानाम तालु। ठीक है, अर्थात तालु से जो वर्ण निकलता है वह सब कौन सा है, तो देखते हैं। सबसे पहले है ई, अर्थात हर्ष ई और दीर्घ ई। ये दो वर्ण है, हर्ष ई और दीर्घ ई। उसके बाद है चौ लेते हैं, तो क्या है, चौ वर्ग। क्या होगा, चौ वर्ग का पूरा, चौ से लेकर य तक। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या है, य है। क्या है, य है, य ले लेते हैं। उसके बाद क्या कहता है, तालव्य स्व। वैसे भी हम समय बोलते हैं तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व। अर्थात ये जो स्व है इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु, जो कि हम बोलते हैं तालव्य स्व। जब मूर्धन्य स्व आता है तो सीधे समझेंगे मूर्धन्य स्व का उच्चारण स्थान कहाँ है, मूर्धा है। और दंत स्व का जो आता है वह दंत स्व का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, दांत होता है। तो हर एक स्व का उच्चारण स्थान अलग अलग है। अर्थात इस दंत स्व का उच्चारण स्थान कहाँ है आपको, तालु है। तो क्या हो जाएगा, दंत स्व। ठीक है दोस्तों, दंत स्व अर्थात हर्ष ई, दीर्घ ई, चौवर्ग, य और तालव्य स्व, इस सभी का उच्चारण स्थान कहाँ है दोस्तों, तालु है। कहाँ है, तालु। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे तालव्य भी कहते हैं, तालव्य भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा दूसरा, जिसको हम क्या कहते हैं, इचु यसानाम तालु। अर्थात तालु से जो जो वर्ण निकलता है वो कौन कौन से हैं, ये वर्ण है आपके। उसके बाद तीसरा है आपका गौ में है, जो होता है ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु
रसानाम मूर्धा। अब मूर्धा से कौन कौन सा वर्ण निकलता है? मूर्धा से कौन कौन सा वर्ण निकलता है? सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर री है। अब हिंदी में हम एक ही री पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में हम दो री पढ़ते हैं, जिसको हम एक छोटी री कहते हैं और एक बड़ी री का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है ट, अर्थात ट सिर्फ नहीं, पूरा क्या होगा? ट वर्ग, ट से लेकर ट वर्ग ये 9 तक, जिसको हम लोग अपने भाषा में बाबा जी का नो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा जी का नो भी कहते हैं, ये वाला। ठीक है, उसके बाद अब ये हो गया। अब है र, इसमें देखना था हमारा आया यो, किसमें? तालु में। अब मूर्धा में है क्या? र। अब क्या है? मूर्धन्त स है। स्वाभाविक है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ होगा? मूर्धा होगा। कहाँ होगा? मूर्धा होगा। ठीक है, ये हो गया मूर्धा। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य भी कहते हैं। मूर्धन्य भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? इचु यसा नाम तालु, अर्थात तालु से बोले जाने वाले वर्ण है हर्ष ई दीर्घ ई च वर्ग य तालु विसर्ग। ठीक है, उसके बाद है ऋतु रसाना मूर्धा। अब मूर्धा से निकलने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? छोटी री है, बड़ी री है, ट वर्ग है, र है और मूर्धन्य स है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा चौथा जो हमारा है वह है आपका ऋतु लसानाम। ऋतु लसानाम दंतः। अर्थात अब दांत से निकलने वाला कौन कौन सा वर्ण? ये नहीं समझिएगा दांत, दोनों दांत के बीच से स्वर निकलता है, नहीं, स्वर हमारा भीतर से ही निकलता है, लेकिन वह ध्वनि जो है हमारे मुख के जिस अंग से टकराता है वही उसका उच्चारण स्थान बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? लिरितु अर्थात, उसके बाद त वर्ग। ठीक है, लसाना लो तो हम पहले ही लिख लिए, इधर का ले इधर का ले, दोनों ये लो एक ही है। ठीक है, तो वर्ग हो गया। उसके बाद दंत स, उसके बाद दंत स। ठीक है, ये इसका उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा? तो दंत हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में दांत। ठीक है, क्या होता है? दांत भी होता है। ठीक है, इसमें एक और चीज हम जोड़ सकते हैं, जिसमें यहाँ पर लिरी अलग से है और लौ अलग से है, तो हम यहाँ पर लिरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, लिरी, इसका उच्चारण स्थान दांत है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम दंत भी कहते हैं। दंत भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा पांचवा जो वर्ण का उच्चारण स्थान, अब समझ में आ गया इसमें कौन कौन सा वर्ण आ गया। सबसे पहले हम लेते हैं पहला जो है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात हमारे कंठ से जो वर्ण निकलता है वो क्या है? अ आ। अब इससे पहले हमने जो संधि पढ़ाया था उसमें जो अ वर्ण पढ़ाया था उसमें भी सिर्फ दो ही वर्ण आता है, अ और आ, ना कि हर्ष ई दीर्घ ई हर्षु और दीर्घु, ये सब नहीं आता है। सिर्फ क्या आता है? अ आता है और आ आता है। कहता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात अ आ हो गया, क का क वर्ग ले लेते हैं पूरा, क से लेकर अंदर तक। उसके बाद विसर्जनीय अर्थात विसर्ग जो ये हो जाता है, जिसको हम लोग संस्कृत में ह का उच्चारण मिलाते हैं, इस सब का उच्चारण स्थान है कंठ। दूसरा है इचु यसा नाम तालु, हर्ष ई दीर्घ ई च वर्ग य ताला विसर्ग, इस सब का उच्चारण स्थान है तालु। उसके बाद है ऋतु रसा नाम मूर्धा, अर्थात बड़ी, इसको छोटी री, ये बड़ी री, टवर्ग र और मूर्धन्त स, इस सभी का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा है, जिसे मूर्धन्य भी कहते हैं। और इसके बाद है ऋतु लसानाम दंतः, ल तवर्ग और लिरी। संधि में हम लिरी से शब्द जरूर बनाएंगे और बना के मैंने दिखाया भी है आपको। उसके बाद दंत स, इस सभी का उच्चारण स्थान कहाँ है? दांत है। अब पांचवा जो है हमारा ओष्ठ, ओष्ठ क्या है? ओष्ठ। ठीक है, अब इससे क्या क्या निकलता है? अब दोनों ओष्ठ से हमारे कौन से वर्ण निकलते हैं? चलिए अब यहां देख लीजिए,
ऊ है। हमने अ आ पढ़ लिया, हर्ष ए दीर्घ ई पढ़ लिया, बस हमारा क्या गया है हर्ष उ और दीर्घ उ। तो ये ले लेते हैं हर्ष उ और दीर्घ उ। उसके बाद है पद्य, उपपद्यमानीय नाम अर्थात पवर्ग, पवर्ग पूरा। अच्छा वैसे भी हम लोग देखते हैं कि पवर्ग पढ़ते हैं तो पवर्ग पूरा पढ़ने में दोनों ओंठ एक साथ सट जाता है, ठीक है। उसके बाद उपपद्यमानीय, इसको हम इसका ये भी देते हैं, सिंबल भी देते हैं, ठीक है, जिससे आपको लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना है। हर्ष उ दीर्घ उ पवर्ग, इस सभी का उच्चारण स्थान कहाँ है दोस्तों? ओष्ठ है। कहाँ है? ओष्ठ है। इसे हम क्या कहते हैं? ओष्ठ भी कहते हैं, ओष्ठ। ठीक है, ये हो गया हमारे 5 उच्चारण स्थान। और भी है, अब इसमें और कौन कौन सा छोड़ गया? अब ए आई हम लोग पढ़ते हैं, उसमें अंग और अ का तो हमने ले लिया विसर्ग, अंग छूट गया। इसके बाद अच्छा तरह ये सब रह गया, ये सब भी हम आपको बतलाते हैं। ये हो गया। अब छठा जो हमारा है एकदम मस्त ए दैतु, ए दैतु कंठ तालु, अर्थात कंठ और तालु से दोनों से निकलने वाले। अब ए दैतु में क्या क्या आएगा? ए आई, ठीक है, ए आई। उसके बाद और क्या आएगा? ए आई, और दंत से कंठ और तालु से जो निकलने वाले ये दो वर्ण हैं ए और आई, जिसको हम लोग कहते हैं कंठ तालु, ठीक है। और इसके बाद सिर्फ इसे यही दो वर्ण निकलते हैं, कंठ और तालु से ए और आई ही निकलता है। उसके बाद है 7वां है आपका यमंगनानाम नासिका, नासिका। अब नासिका अर्थात नाक से निकलने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? जो चौवर्ग में आता है एक यो, ठीक है, यो। हम यहाँ पर इस यो को न लिखा, ये भी लिखा हुआ गलत नहीं है, हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यो, अंग, इस सभी को हम बोलने में हमें क्या लगता है? नाक का उच्चारण कहीं के पर यो, अंग ऐसे पढ़ते हैं जहां नाक का उच्चारण होता है। उसके बाद मो, यमंगनानाम नासिका। उसके बाद गौ भी हम ले लेते हैं, टवर्गीय नौ भी ले लेते हैं। ये सभी का उच्चारण स्थान कहाँ आ जाता है? नासिका आ जाता है। सभी का उच्चारण स्थान कहाँ है? नासिका है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका नाक से निकलने वाले वर्ण। अब 8वां है ओ दौतु, ओ दौतो। अब ये भी दो वर्ण दो जगह से निकलता है, एक तो ए दौतो था कंठ और तालु, अब ओ दौतो जो है वह है कंठोष्ठम, कंठोष्ठम अर्थात कंठ और ओष्ठ से, अर्थात ओ और औ, ओ औ, ये कहां से आते हैं? कंठ और ओष्ठ से आते हैं, ठीक है। सिर्फ यही दो वर्ण है जो कंठ और ओष्ठ दोनों को एक साथ मिलाने से दो बार निकलता है। कौन कौन सा? ओ और औ। अब लास्ट जो है वह बकारस्य, लास्ट का जो है वह है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। अब दांत और ओष्ठ से निकलने वाले जो हमारे वर्ण हैं वह कौन कौन सा है? सिर्फ एक ही है, क्या है? वह है वो, क्या है? वो। इन सभी का उच्चारण, वो का उच्चारण कहाँ है? दांत और ओष्ठ, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे सभी वर्णों के उच्चारण स्थान। सभी वर्णों के उच्चारण स्थान टोटल कितने हैं? 9 जगह से निकलते हैं। अब 9 में से कोई एक दो भी है, कंठ और तालु है, ओठ और दंत है, ठीक है, ये सभी है। तो ये हो गए आपके सभी वर्णों के उच्चारण स्थान। ये अगर हमें समझ में आ जाता है तो आगे हमें व्याकरण में
पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हमें पता रहता है कि कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, ये सभी चीज हमें पता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उच्चारण स्थान पढ़ने के लिए हमें ये सभी चीज, सबसे पहले वर्ण का जो है वर्ण पूरा पढ़ना हमें बहुत जरूरी है, वर्ण पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। अगर आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत हो तो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आने वाले क्लास में हम आपके कठिनाइयों को अवश्य दूर करेंगे। धन्यवाद।